नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लूसेंट के सीरीज में। और लूसेंट के सीरीज में साइंस का फिजिक्स एंड बायोलॉजी दोनों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और केमिस्ट्री में भी 11 टॉपिक तक धात्वी तक हो चुका है। ये ब्रह्म अधात्वी जो होती हैं नॉन मेटल्स, उसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अधात्वी क्या होती हैं, उनके क्या उपयोग होते हैं और आवर्त सारणी में यह कहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं, कहाँ पे स्थित होती हैं। तो बिना देर किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अधात्वी आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व नॉन मेटालिक हैं, जिनमें से 11 गैस होती हैं, 1 द्रव है और 10 ठोस है। हमारे आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में कितने अधातु हैं बताइए आप लोग। तो 22 अधातु हैं। कितने हैं? 22 अधातु हैं। उस 22 में 11 गैस हैं, प्लस 1 लिक्विड है और प्लस में 10 जो हैं वो ठोस हैं। और जो एक लिक्विड है वो कौन सा लिक्विड है? तो वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक अधातु है मात्र, जो कि लिक्विड अवस्था में रहता है। अधातु में सामान्यतः उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातु में उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद के स्वरूप में है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का कुचालक नहीं होता है, बल्कि इसमें से सुचालक होता है। हाइड्रोजन जो कि अधातु है, क्योंकि अधातु में 11 थी गैसें थी, तो उनमें से एक हाइड्रोजन भी है जो कि अधातु है। तो प्रयोगशाला में दानेदार जिंक पर जब जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती हो, तो इसके बाद रिजल्ट के रूप में हाइड्रोजन तैयार होके मिलता है। ठीक है, तनु मतलब जैसे कि तनु और सांद्र 2 प्रकार के विलयन होते हैं। तो तनु और सांद्र कहने का अर्थ यह है कि तनु जो विलयन होती है उसमें वाटर का मात्रा या फिर जैसे कि पानी है, 1 गिलास वाटर ले लिए। ठीक, 1 गिलास वाटर में कुछ नमक के चूर्ण हम मिला दें। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इससे जो विलयन हमें प्राप्त होगी उस विलयन को क्या बोलेंगे? तनु विलयन। तनु विलयन इसलिए क्योंकि इसमें तनिक मात्रा होती है। तनु अर्थात कि तनिक मात्रा, कम मात्रा, थोड़ा मात्रा होती है किसके? नमक के या फिर कोई भी चीज के। विलेय विलायक विलयन जो कि हम लोग पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। विलेय क्या होती है? जो घुल जाए। विलायक क्या होती है? जो घुला ले। और कुल मिला के जब पानी और चीनी का चाहे या फिर नमक का जो बनेगा मिश्रण, वो होती है विलयन। ठीक है, या पूरा बनेगी क्या? विलयन। तो विलयन में नमक घुल रही है तो नमक हो जाएगी विलेय। नमक क्या हो जाएगी? विलेय। नमक विलेय हो जाएगी और जो पानी घुला लेगा वो हो जाएगी विलायक। जो पानी इसमें अपने को नमक को घुला रही हो जाएगी विलायक। तो तनु विलयन वह होती है ना जब विलेय कम होता है, अर्थात पानी ज्यादा है और विलेय जो है वो नमक क्या है? कम है। तो वैसे केस में तनिक है विलेय तो तनु हाइड्रोक्लोरिक या तनु विलयन कहेंगे। और सांद्र विलयन वह होती है जिसमें क्या होती है ना कि विलेय की मात्रा अधिक होती है। जैसे चाशनी या फिर सिरका बनता है, या घर में वो अभी तो चल रहे हैं सीजन ना मकर संक्रांति, तो उस समय जो गुड़ के बनते हैं ना, तो उसमें क्या होती है ना कि गुड़ की मात्रा ज्यादा होती है, वाटर की मात्रा बहुत कम होती है। तो उस केस को क्या बोलेंगे हम लोग? सांद्र। जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, विलयन की कम हो, उसको बोलेंगे सांद्र। और जिस केस में विलेय की मात्रा कम हो, विलेय की मात्रा ज्यादा हो, उसको बोलेंगे तनु। आई होप समझ आ गया। मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे? तो जब प्रयोगशाला में दानेदार जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो तनु HCl रहेगा और फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 दोनों मिल करके हाइड्रोजन बनाता है। नेक्स्ट है कि बिजली का उपयोग करके जल जो होते हैं H2O, इनके अणुओं को ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में विभाजित कर दिया जाता है। H2O से H निकाल लिए और फिर इधर से ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से। हम विद्युत ऊर्जा के एक भंडारण योग्य ईंधन अर्थात कि हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं।
और जब इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होते हैं तो उस केस में क्या किया जाता है कि जो विद्युत ऊर्जा को होती है एक भंडारण योग्य ईंधन या फिर हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित किया जाता है। तो वाटर से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है या फिर जिंक पर HCl और फिर H2SO4 के प्रवाह के द्वारा भी निकाला जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि जो होती है वो जल गैस होती है। जल के गैस के माध्यम से जो हाइड्रोजन निकलती है वो बहुत सस्ती होती है। इसलिए सस्ती होती है क्योंकि जल बहुत सस्ता है। ठीक है, फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। जल गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से रहते हैं। तो जल तो बना ही है, तो जल गैस जो होती है ना, जल गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है। हम लोग पढ़े थे इसके कुछ पहले वाला वीडियो में पढ़े थे। तो CO+N2 को जैसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस पढ़े थे, कुछ वीडियो था इसके जस्ट कुछ समय पहले, CO+N2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ठीक, उसी प्रकार से CO+H2 को क्या बोला जाता है, भाप गैस बोला जाता है या फिर जल गैस बोला जाता है। ठीक है, तो इसी से क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन निकलती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए सबसे सस्ती विधि है जल गैस, और जल गैस में हाइड्रोजन H2+CO होती है, जिस प्रकार से कार्बन प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 था। ठीक है, तो आप लोग पिछले वाला वीडियो देखिए, उसमें दिया हुआ है। जल गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से रहते हैं। जल गैस को ठंडा कर द्रव में परिणत करते हैं, द्रव का फिर प्रभाजक आसवन करते हैं और इस प्रकार से फाइनली जाकर के हाइड्रोजन प्राप्त कर लिया जाता है। तो जल गैस को ठंडा किया जाता है, उसके बाद वो लिक्विड हो जाती है, उसके बाद फिर द्रव का प्रभाजी आसवन किया जाता है। प्रभाजी आसवन हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं। प्रभाजी आसवन वह होती है जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे मटेरियल है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ जो पदार्थ होती है ना, वो मान लीजिए 50 डिग्री पे उबल गया, तो यहाँ पे गैस के रूप में निकल जाएगा। कुछ का जो है बॉइलिंग पॉइंट 60 है, तो वहाँ पे वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का उपयोग क्या क्या है, तो हाइड्रोजन का उपयोग है अपचायक के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अपचायक जो कि हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं उपचायक क्या होती है, अपचायक क्या होती है। तो किसी तत्व में अगर हाइड्रोजन जा करके जुड़ जाता है, कोई मान लीजिए पहले से यहाँ पे तत्व है, हाइड्रोजन जाके हमारा जुड़ रहा है, तो यह इसको अपचयित कर दे रहा है, इसीलिए यह अपचायक है। अपचायक वह होती है तत्व या एलिमेंट जो किसी भी यौगिक को या किसी भी तत्व को अपचयित करती है, अर्थात उसके साथ जाकर के हाइड्रोजन को जोड़ देती है या उससे ऑक्सीजन को निकाल लेती है। उस केस को कहा जाता है अपचयित होना, उस अपक्रिया को, और फिर जो करता है उसको अपचायक कहते हैं। ठीक है, वनस्पति तेल को जमा कर वनस्पति घी बनाने का भी कार्य हाइड्रोजन करता है। हल्की होने के कारण हाइड्रोजन को गुब्बारों में भर सकते हैं। इसके अलावा द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में भी किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग कच्चा तेल को शुद्ध करने में, गैसोलीन और डीजल में बनाने में किया जाता है, और इन ईंधनों से सल्फर जैसे दूषित पदार्थ को हटाने में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फर के साथ हाइड्रोजन H2S बना देता है, और चूंकि इसको अपचयित करता है तो H2S में जाके सल्फर में जुड़ जा रहा है, तो इसको अपचयित भी कर रहा है और H2S बना करके सामने वाले पदार्थ को शुद्ध कर देता है। ठीक है, इसका उपयोग बैटरी के लिए शीतलक के रूप में भी होता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग बैटरी को ठंडा करने के लिए, उसको शीतलक करने के लिए भी उपयोग होता है। हाइड्रोजन बम बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग है, तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इन शॉर्ट बोलें तो देखिए यहाँ पे अपचायक, वनस्पति तेल घी, गुब्बारा में, रॉकेट ईंधन में, कच्चे तेल को शुद्ध करने में, और बैटरी के शीतलक के रूप में हाइड्रोजन बम में। ठीक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक अभी तक पता चले हैं? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में यहाँ पे नीचे जो दिया गया है वो प्रोटॉनों की संख्या है, अर्थात परमाणु संख्या है,
और ऊपर में जो दिया गया है उसको भार, एटॉमिक मास या परमाणु भार कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु भार यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ट्राइटियम में 3 है। ट्राइटियम 3, ड्यूटेरियम 2 एंड प्रोटियम 1, ठीक। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम जो इसके हाइड्रोजन के सेकेंड समस्थानिक है, पूछता है एग्जाम में कि भारी जल का सूत्र बताएं, तो D2O होता है जो कि हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है। इसको D से भी डिनोट किया जाता है। भारी जल की खोज सबसे पहले 1932 ईस्वी में यूरे ने और वासबर्न ने की थी। भारी जल की खोज 2 साइंटिस्ट ने किए थे, यूरे और वासबर्न ने 1932 ईस्वी में। नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि 1934 में अमेरिकी वैज्ञानिक, 2 साल के बाद 34 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेराल्ड सी यूरे। क्या नाम था? हेराल्ड सी यूरे। इनको भौतिक विधियों द्वारा 2 परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का पृथक्करण करने पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने 2 परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक को पृथक किए थे उससे, और इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था हेराल्ड सी यूरे को 1934 में। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में 1 भाग भारी जल का होता है। अगर नॉर्मली जल उठा लिया जाए, उसमें से 7000 पार्टिकल्स उठा लिया जाए, उसमें से 1 भाग जो उसका होगा 7000 में से, वो भारी जल होगा। अर्थात 1/7000 भाग होती है इक्वल टू भारी जल के। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि 7000 में से 1 भाग। भारी जल 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। जो भारी, ऐसे नॉर्मली जल कितना पे जम जाता है? 0 पे, सबको पता है 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है ना। लेकिन वही भारी जल रहेगा तो कितना पे जमेगा? 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारी जल के उपयोग। तो भारी जल के उपयोग क्या क्या हैं, किस प्रकार से हैं? तो भारी जल के उपयोग सबसे पहले तो है न्यूट्रॉन को मंदक के रूप में। न्यूट्रॉन सभी को पता है कि न्यूट्रॉन से अनकंट्रोल रूप से वो मतलब 3 से 6, 6 से 9 ऐसे करके परमाणु बम में उसका उपयोग होता है और ये बढ़ते जाता है। तो इसको रोकने के लिए भारी जल का उपयोग, इसको ठंडा करने के लिए भारी जल का उपयोग होता है। सेकेंड है कि ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में भारी जल का उपयोग होता है, ट्रेसर के रूप में होता है। और 4 है कि आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में, अगर हाइड्रोजन है वो आयनित है कि नहीं है उसमें अंतर करना है, तो उसमें भी भारी जल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल या सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और वैसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल या हार्ड वाटर कहते हैं। ये सभी को पता है, ठीक। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। तो अस्थाई कठोरता जो कि तुरंत ही समाप्त हो जाती है, और एक अस्थाई कठोरता जो लंबे समय तक बनी रहती है। तो अब हम लोग सीखेंगे अस्थाई कठोरता क्या होता है। अस्थाई कठोरता, अगर जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थाई कठोरता कहलाती है। वहीं जल की अस्थाई कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। तो जल में जो अस्थाई कठोरता होती है वो कैल्शियम CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड MgHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। अस्थाई कठोरता जल में बुझा चूना या दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। अगर जल में बुझा हुआ चूना CaO या फिर दूधिया चूना को डाल दिया जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, जो दूधिया चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको डाल दिया जाता है या फिर उबाल दिया जाता है तो अस्थाई कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है। वहीं अस्थाई कठोरता क्या होती है
तो जब जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम का अगर सल्फेट या क्लोराइड या नाइट्रेट घुलेगा तो वह उस प्रकार की कठोरता कहलाती है अस्थायी कठोरता। जल में सोडियम कार्बोनेट डाल करके उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। तो सिर्फ जल में सोडियम कार्बोनेट डाल दिया जाए और उसको बॉईल कर दिया जाए तो किसी भी प्रकार की कठोरता हो उसको समाप्त किया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की कठोरता को समाप्त करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है। सोडियम कार्बोनेट से अस्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेड विधि है। परम्यूटेड विधि के द्वारा जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। परम्यूटेड विधि में क्या होती है कि सोडियम जियोलाइट को कहते हैं, परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। तो सोडियम जियोलाइट का उपयोग करके जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सबसे अधिक उपयुक्त है। अगर पानी की अस्थायी कठोरता दूर करना है तो पोटेशियम का क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl का उपयोग करके आसानी से दूर किया जा सकता है। वहीं सोडियम का कार्बोनेट जल में डाल करके NaCO3 को डाल करके अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए बालों के ब्लीचिंग करने में, लॉन्ड्री में, कपड़ों के विरंजन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो पुराने तैल चित्र के जो रंग है उसको फिर से उभारने के लिए या फिर बालों को ब्लीचिंग करने में या लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन करने में अर्थात कपड़ों को रंगाई उंगाई करने में, ठीक है। इसका प्रयोग किसका किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में पेपर के विरंजन के लिए भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई पेपर है उसको विरंजन करना है, उसको कलरफुल करना है तो उत्प्रेरक पता होगा जो क्या करती है, अभिक्रिया को और ज़्यादा तेज कर देती है, तीव्र कर देती है, उसको उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहते हैं। तो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति विरंजन क्रिया के दर को बढ़ाता है। पूर्व में पेपर के विरंजन के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता था। पहले पेपर के विरंजन के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग पर्यावरण नियंत्रण में घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्राव उपचार के रूप में काम आता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का उपयोग पर्यावरण नियंत्रण में घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्राव उपचार के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। तो भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है। कितना मिलता है? तो 46.60%। तो भूपटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है 46.60%। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पे है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% होती है, 20.93%। वहीं ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है जैसे हाइड्रोजन के थे और ये तीनों हैं यहाँ पे देखिए 99.76, 16, 17, 18। इनकी परमाणु संख्या है 16, 17 और 18। 8, 8, 16, यहाँ पे 17, एक ज़्यादा है जैसे कि हाइड्रोजन का था। ओजोन O3 यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। अपरूप कहने का अर्थ यह होता है कि रासायनिक इनका तो संरचना ऑक्सीजन से बना है, ठीक है, लेकिन भौतिक इनकी जो होती है ना वो अलग अलग होती हैं। तो जैसे O3 का अलग कार्य है, ऑक्सीजन का अलग।
समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनकी सांद्रता अधिक होती है। वायुमंडल में ओजोन लेयर जो होती है 32 से 60 किलोमीटर ऊंचा होता है समुद्र तल से। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रे UR अल्ट्रावायलेट रे को यह दुष्प्रभाव से बचाते हैं और इसलिए हमारी पृथ्वी के लिए ओजोन किरण जो है, ओजोन लेयर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सल्फर, पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% है। सल्फर पृथ्वी में 0.05% पाए जाते हैं। सल्फर पृथ्वी पटल में 0.05% मिलते हैं। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फर से मिलने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नार्मलता 18 m होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है और इसकी नार्मलता 18 m होती है। और यह फिर से इसको पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पटल में सल्फर 0.05% पाई जाती है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग होती है जैसे कि उर्वरक, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट आदि। इन सभी के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सेकेंड है पेट्रोलियम शोधन में, तो पेट्रोलियम के शोधन में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। वहीं तीसरा है संचालक, बैटरी में बृहत स्तर पे होता है। 4 है डिटर्जेंट उद्योग में। 5 है रंजक द्रव्य, पेंट व रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नोट है एलिसन, लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक होता है। एलिसन, लहसुन और प्याज में मौजूद सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक होता है। पूछ भी सकता है कि एलिसन, लहसुन और प्याज में कौन सा सक्रिय है तत्व, तो वो है सल्फर युक्त यौगिक। ठीक, नाइट्रोजन, अब हम लोग नाइट्रोजन पढ़ेंगे। सल्फर पढ़ लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन। तो आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार 0.01% है। तो भार के रेशियो में देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पर 0.01% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा व इस्पात उद्योग में तनुकारक के रूप में। तो लोहा अगर इस्पात में के उद्योग में उपयोग करना है तो वहाँ पे अक्रिय गैस की जगह पे नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग हो जाता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में, भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए भी होता है। द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है उसका उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में, भोज्य पदार्थ को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए इसका उपयोग होता है। नोट है यहाँ पे कि प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान रहता है जबकि कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो अगर प्राकृतिक रेशम है तो उसमें नाइट्रोजन विद्यमान रहता है, लेकिन कृत्रिम रेशम है उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। यह एक हास्य गैस है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड एक तरह का लाफिंग गैस है। इसको सूंघने के बाद लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। N2O तथा O2 जब प्रतिक्रिया करते हैं या मिश्रण बनाते हैं तो निश्चेतक का निर्माण करते हैं जिसे एनेस्थेसिया कहते हैं। तो निश्चेतक एनेस्थेसिया अर्थात कि एक तरह से यह बेहोश करने का कार्य करते हैं। N2O जो लाफिंग गैस है और O2 अपक्रिया करके निश्चेतक या एनेस्थेसिया इसको कहते हैं, यह बेहोश करने के कार्य में आते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। अमोनिया जिसका कि रासायनिक सूत्र है NH3
यह एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण अमोनिया का निर्माण हाइबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया का निर्माण हाइबर विधि द्वारा होता है और यह जल में आसानी से घुलनशील भी होता है। अमोनिया के क्या क्या उपयोग हैं? तो अमोनिया का सबसे पहला उपयोग है बर्फ बनाने में। अमोनिया का उपयोग होता है बर्फ को बनाने में। सेकेंड है नाइट्रिक अम्ल बनाने में। तीसरा यूरिया, अमोनिया सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में। सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट और अमोनियम लवण, विस्फोटक, कृत्रिम रेशा, घरेलू प्रशीतक गैस, अश्रु गैस, आंसू के गैस में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। जो नकली आंसू लोग बहाते हैं ना, उसमें अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। या फिर कहीं अगर भीड़ हो गई, वहाँ पे अश्रु गैस का छिड़काव करना है तो अमोनिया का उपयोग होती है। नोट है यहाँ पे कि दलहनी पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में भाग लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें में जो होते हैं वह नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इसलिए जो राइजोबियम जीवाणु हो जाता है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और पौधों के लिए उपयोगी बनाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है? तो यह वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहां पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड NO निकालते हैं। तो देखिए, जब ना डीजल पेट्रोल वाले बहुत वाहन चलेंगे तो वो क्या निकालते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड NO निकालते हैं। इससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। यह कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। इस कोहरे की भूरी धुंध और NO2 जो होते हैं ना, वो भूरी धुंध NO2 के भूरी रंग के कारण होती है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड वहां पे वाहन निकालेंगे और वह भूरे रंग का होता है, क्योंकि जो NO2 होती है वो भूरे रंग की होती है। NO से रासायनिक अपक्रिया द्वारा NO2 बन जाती है। तो पहले तो NO निकलता है वाहनों से और फिर वो रासायनिक अपक्रिया द्वारा NO2 बन जाता है, जो कि भूरे रंग का दिखाई देने लगता है। और यह वहाँ पे होती है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या फिर बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं और सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ती है। तो चूंकि ये पहले से ही कण बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वो भूरे भूरे रंग की एक धुंधला जैसा दिखाई देने लगता है, कोहरा है, ठीक, भूरा रंग का। नोट है कि तरित नोट करना है, इस पॉइंट को याद कर लेना है कि तरित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तरित कहने का अर्थ यह है कि जब बिजली उजली चमकता है उस केस में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अपक्रिया कर लेता है और अपक्रिया करके नाइट्रोजन की ऑक्साइड NO बना देता है। तो जब बिजली चमकती है, तरित झंझावत होती है, उस केस में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है? एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं से में उत्पन्न होती है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड से हृदय रोग की चिकित्सा की जाती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। एक ड्रग है वियाग्रा जिसका नाम है, इसका विकास भी नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा हुआ है। इसकी खोज, वियाग्रा की खोज एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट F फर्चगुट, लुइस इग्नारो एवं फरीद मुराद। इन लोगों ने 1998 का औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था इसकी खोज के लिए, वियाग्रा के। ठीक है। वियाग्रा जो कि स्ट्रेंथ बढ़ाता है लोगों का। पीतल की बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड का।
इसमें प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से अमोनियम एवं अमोनिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। तो पीतल के बर्तन की जब कलई किया जाता है उस समय गर्म बर्तन की सफाई करने के समय अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से अमोनिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है फास्फोरस। तो फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। जिस प्रकार से नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब था उसी प्रकार से फास्फोरस जो है, अभी जो खेतों में छिड़काव होती है वो फास्फोरस को भी होती है, क्योंकि जो पौधे होते हैं धान या गेहूं या किसी की भी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो फास्फोरस वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों व जीव कोशिकाओं डीएनए में भी उपस्थित रहती है और यह हड्डी में भी होती है और डीएनए में भी फास्फोरस देखने को मिलती है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करती है, अर्थात फास्फोरस के और भी अपरूप होते हैं, जिनमें है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस एवं काला फास्फोरस। तो 3 प्रकार के फास्फोरस के अपरूप हैं, एक तो सफेद होगा, एक लाल होगा और एक काला। लाल, काला, सफेद। ठीक, लाल फास्फोरस जो होती है वे श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम अपक्रियाशील होती है तथा अम्ल विलेय होती है। यह फास्फोरस का अस्थायी अपरूप है। तो लाल फास्फोरस फास्फोरस का अस्थायी अपरूप है, यह चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है लाल फास्फोरस, और यह थोड़ा कम अपक्रियाशील भी होती है। युद्ध के समय जब धुएं का पर्दा बनाया जाता है उसके लिए फॉस्फेन PH3 का प्रयोग किया जाता है, और PH3 हाइड्रोजन और फास्फोरस ये दोनों मिल करके धुएं का पर्दा बनाया जाता है युद्ध के समय फॉस्फेन PH3 का उपयोग करके। नेक्स्ट है दिया सलाई के नोक पर लाल फास्फोरस होता है। दिया सलाई जो होती है जिसको कि हम लोग जला करके अभी भी यूज करते हैं माचिस, तो उसमें जो आगे का तिली बना हुआ रहता है ना वो लाल फास्फोरस का ही बना होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फास्फाइड। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग अनाजों के परिरक्षण में होता है। एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग अनाजों के परिरक्षण में होता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा के विष के रूप में होता है। एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग अनाजों के परिरक्षण में होता है, वहीं जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा के विष के रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि जिंक फास्फाइड ज़्यादा डेंजरस हो जाती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम का फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड का उपयोग होम सिग्नल। एल्यूमिनियम फास्फाइड जो भी है उसको परीक्षण करना है अनाज को, जिंक फास्फाइड चूहा का विष और कैल्शियम फास्फाइड होम सिग्नल बनाने में काम आता है, जिसका उपयोग समुद्र में जहाज़ों को संकेत देने में किया जाता है, और कैल्शियम फास्फाइड का उपयोग समुद्र में जहाज़ों को संकेत देने में होता है। फास्फोरस का उपयोग हाइपोफास्फाइट जैसी बलवर्धक औषधियों के निर्माण में होता है। तो फास्फोरस का उपयोग किसमें किया जाता है? हाइपोफास्फाइट जैसे बलवर्धक औषधि, मतलब होता नहीं किसी को अपना बल बढ़ाना हो तो उसके लिए वो हाइपोफास्फाइट ले सकता है। हाइपो का मतलब ये होता है ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा। ठीक, हैलोजन है, तो हैलोजन पढ़ते हैं इसको। हैलोजन वर्ग 7 के एक के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। ऐसे देखा जाए तो 18 के जस्ट पहले वाला 17 होती है, लेकिन चूंकि हम लोग का 8 ही तक होते हैं ना, 9 7 आवर्त होते हैं, 9 वर्ग होते हैं, और एक वर्ग में मतलब कि यहाँ पे A B दो सेक्शन दे दिया गया है तो 18 इस प्रकार से हो जाते हैं। तो वर्ग 7A के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। 7A के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक अपक्रियाशील फ्लोरीन होती है। सबसे अधिक इसमें अपक्रियाशील जो होती है हैलोजन में वो होती है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का उपयोग क्या क्या है? तो इसका उपयोग UF6 तथा SF6 बनाने में होता है। फ्लोरीन का उपयोग UF6 तथा SF6 बनाने में होता है, जिनको क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा परावैद्युतिकी डाइलेक्ट्रिक में किया जाता है। HF के उपयोग द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक एवं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रियान कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को फ्रियान कहा जाता है और इसका उपयोग प्रशीतक या
रेंट के रूप में तथा एरोसेल के रूप में भी किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। नॉन स्टिक जो बर्तन होती है उसका ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन, औषधि या शाकनाशी, कीटनाशी के संश्लेषण में होता है। पीने के पानी को शुद्ध करने में भी होता है। फिर से इसको पढ़ेंगे। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन, औषधि, शाकनाशी, पीने के पानी में उपयोग होता है। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। इसका उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको सीसाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में है। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन है। इसका उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है और इसको सीसाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होती है। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्री घास एक लेमिनेरिया होती है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है और आयोडीनीकृत नमक साधारणतः पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीनीकृत नमक जो होती है वो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दी जाती है और समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है और यह ठोस में होती है। ठीक, नेक्स्ट है अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इस वीडियो कहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।